हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भैया 2026 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2026 का पेपर देने वाले हो, तो आज की ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। और जिस भी स्टूडेंट ने इस क्लास को शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देखा भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं आपके भाई बताने वाला हूं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में छपे हुए हैं। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, आज की क्लास विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आज की इस क्लास को जिसने भी देख लिया तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के आपके तैयार हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भैया एवरी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से मैं समझाने वाला हूं। इनको आपको नोट करना है और पेपर से पहले इनको तैयार ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, यदि मैं सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारा दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिएगा। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न आपको मोस्ट प्रोबेबली हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। पहला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया समीकरण, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए, जो समीकरण को संतुलित करने वाला ये जो क्वेश्चंस होता है, ये क्वेश्चंस आपके हर बार पेपर में आता है। हर बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है और इस क्वेश्चंस को पेपर में जब ये आएगा ना, तो ये दो तरीके से पेपर में आता है। सबसे पहला तरीका क्वेश्चंस का होता है कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है ना कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। ठीक है, एक तो तरीका होता है कि आपको रासायनिक नाम दे करके आपको संतुलित समीकरण बनानी होगी। दूसरा तरीका होता है रासायनिक सूत्र को दे करके, रासायनिक सूत्र। तो दूसरा तरीका होता है रासायनिक सूत्र को दे करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज के इस क्लास में जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के रासायनिक नाम से रिलेटेड देखने वाले हैं और 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2026 में ये क्वेश्चन छपा हुआ है। बस इस क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न मैंने ले रखा है, जो हम लोगों का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जब ये दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है तो आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ से आपकी दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली तो आपको रिएक्शन करना आ जाएगी, सबसे पहली चीज़ आपको रिएक्शन करना आ जाएगी। दूसरी चीज़ आपको समीकरण को बैलेंस करना आ जाएगा, यानी संतुलित करना आ जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ से आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि मैं बात करता हूँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका होता है H2SO4, H2SO4, ये आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग जिंक धातु से कराते हैं, किससे? जिंक धातु से जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको जो प्राप्त होता है वो हमारा होता है ZnSO4, ZnSO4 प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब देखिए, ये अभिक्रिया कह लो या फिर ये रिएक्शन कह लो, इसको रिएक्शन को मैं कैसे कर पाया और अभी मैं इसको बैलेंस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो हमारी जिंक धातु होती है, ये जो जिंक धातु होती है, ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये जिंक धातु जो हमारी होती है, ये हाइड्रोजन से कैसी होती है? अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जिंक धातु हाइड्रोजन के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर ये हमारा H2SO4 हाइड्रोजन का एक्वस फॉर्म में विलयन दे रखा था। ये हाइड्रोजन हमारी सॉलिड फॉर्म में धातु थी जिसने हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया और स्वयं एक एक्वस फॉर्म का विलयन बना लिया और हाइड्रोजन गैस ही हमारी बाहर निकल जाती है।
ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन, लेकिन इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, जरा इस चीज़ को समझेंगे। इस चीज़ को हम समझेंगे कि भाई इसको हमको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो कि जिंक यहाँ पर कितनी है, जिंक की संख्या यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी जिंक की संख्या आप लोगों की 1 दे रखी है, तो इसका मतलब जिंक हमारा बैलेंस है। यदि मैं सल्फ़र की बात करता हूँ तो सल्फ़र यहाँ पर हम लोगों का 1 दे रखा है, तो यहाँ पर भी सल्फ़र हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 4 हैं, इधर साइड हमारे 4 हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारे दोनों तरफ बराबर दे रखे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हमारे 2 हैं। यानी भैया ये जो हमारी रिएक्शन दे रखी है ना, ये हमारी ये पूरी इतनी रिएक्शन, ये हमारी इतनी पूरी जो रिएक्शन है ये हमारी बैलेंस है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि आपको परीक्षा में क्वेश्चंस के जो आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस बैलेंस करने वाले, संतुलित करने वाले, सबसे पहले तो उसमें आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए और फिर आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है मैंने वो भी बताया। और अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो भाई इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझ लो, गारंटी दे रहा हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। दे रखा है हमारा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारा एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात हो रही है। जब हमारा HCl जो होता है एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, यानी Al के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ में, Al के साथ में अभिक्रिया करता है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होता है। ठीक है, ये हमारे अभिक्रिया का निशान होता है, यानी कि ये चीज़ें हमारी आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपस में अभिक्रिया कर रही हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन जो हमारा होता है ये कम अभिक्रियाशील होता है और एल्युमिनियम हमारा अधिक अभिक्रियाशील होता है। इस वजह से यहाँ पर आप लोगों का आता है AlCl3 और इसके बाद आप लोगों का जो बाहर निकलता है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हमारे Cl के साथ में जुड़ जाती है। किसके साथ में, ये हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर कुछ इस तरीके से निकल जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि क्वेश्चंस को बैलेंस कैसे करना है। देखो ये हमारे होते हैं अभिकारक, ये हमारे होते हैं अभिकारक, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं, ये दोनों हमारे उत्पाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बैलेंस करना सीखना है एकदम अच्छे से। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 कर लूँगा। अब जैसे ही हमने हाइड्रोजन को 2 किया यहाँ पर, तो क्लोरीन तो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन हमारे 2 ही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। यदि मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन हमारे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी मैं 3 चढ़ा दूंगा, तो 3 दूना के 6, हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गए। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 और लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो देखो 2 हमारे एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम हो गए, 3 दूना के 6, 6 हमारे क्लोरीन हो गए, 6 इधर क्लोरीन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 दूना के 6 हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया और हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से देखिए आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी है। मेक श्योर अगर आपने क्लास पूरी देखी ना, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर हम आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं, 10 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि आपके पेपर में साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रक्रियात्मक समूह आपके क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों के कह लो कि आपका एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग कह लो कि आप लोगों की दहन अभिक्रिया क्या होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ तो तीसरा प्रश्न लोगों का है कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करता हूँ तो सोडियम ऑक्साइड हमारा होता है Na, इसको हटा लो, सोडियम ऑक्साइड होता है कि सोडियम से Na
H2O, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग जल में घोलते हैं यानी H2O के साथ घोला जाता है। हमेशा याद रखना जब भी कभी जल की क्रिया हाइड्रोजन ऑक्साइड की क्रिया जल से होती है तो हमेशा याद रखना आपका क्षार बनता है। क्या बनता है? क्षार बनता है। क्षार हमारा क्या होता है? तो क्षार हमारा होता है NaOH, ये हमारा क्षार बनता है। तो जब क्षार बनेगा ना तो इसके साथ एक चीज़ और निकलती है, वो हमारी होती है मेरे हिसाब से केवल इतना ही निकलेगा, ठीक है। यानी जब भी कभी सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होती तो हमेशा क्षार बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर 2 अणु लेकर रखा हुआ है तो हम भी यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे ही हमारे यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, 2 हमारे ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हमारे हाइड्रोजन हो गए। लेकिन यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन केवल एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन हमारा इधर है, तो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए। सोडियम हमारे 2, सोडियम भी 2 और हाइड्रोजन हमारे 2, ऑक्सीजन 2, तो O भी हमारा बैलेंस हो गया, H भी हमारा बैलेंस हो गया और हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद बचा हुआ एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और आपको संतुलित रासायनिक समीकरण का जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं। तो देखो कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में पूछा गया सोडियम सल्फेट, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सोडियम सल्फेट से तो Na2SO4, ये हमारा सोडियम सल्फेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सोडियम सल्फेट है। जब Na2SO4 को हम लोग बेरियम क्लोराइड, हम लोग किससे? बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ में क्या कराते हैं? इसकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए जब हमारा Na2SO4 BaCl2 से आपस में अभिक्रिया ये दोनों करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बनती है, उस चीज़ को याद रखना कि ये हमारा Na प्लस होता है, ये SO4 माइनस होता है, ये हमारा Ba प्लस होता है और ये Cl हमारा माइनस होता है। तो माइनस वाला प्लस के साथ में, प्लस वाला माइनस के साथ में आपस में जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ के NaCl बना लेगा, ठीक है। और NaCl की यदि मैं बात करता हूँ, अभी मैं इसको बैलेंस करूँगा तो आप उसको भी समझना। और ये Ba हमारा SO4 के साथ जुड़ जाएगा, ये बना लेगा BaSO4, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं तो देखो कि यहाँ पर हमारा Na2 है तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, Cl यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 भी बैलेंस हो गया, तो यानी NaCl तो बैलेंस हो गया। Ba हमारा यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा। SO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो S हमारा 1 है, 1 ही रहेगा। ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया, सल्फ़र भी हमारा बैलेंस हो गया और इस तरीके से Ba हमारा बेरिलियम भी बैलेंस हो गया। और इस तरीके से इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस कर लिया। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी स्टूडेंट को भाई कोई भी दिक्कत होगी संतुलित रासायनिक समीकरण में। इन 4 क्वेश्चंस को घर में ट्राई करना, लगाना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं, बस आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यानी 2 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिएगा। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में आने वाला। और एक मैं फिर से चीज़ कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ हाईलाइटेड करवाता हूँ उस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मैं हाईलाइटेड जो पॉइंट करवाने वाला हूँ उसको आपको याद रखना है। ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ये जो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये आपके पेपर में 101% आने वाली है, 100% आने वाली है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऊष्माक्षेपी को। तो ऊष्माक्षेपी में आपको लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें या फिर उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या है ये चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ, देखो समझो। यहाँ पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर हमारा कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो जब भी कभी हमारा कार्बन जो होता है ये हमारा यदि ऑक्सीजन के साथ में कभी भी क्रिया करेगा तो हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ हमारी बनेगी उसके साथ में हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होगी,
उसके साथ में हमेशा हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो देखिए CO ने यानी कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बन गई, जो कि गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऊष्मा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना भैया। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। देखिए ऊष्माक्षेपी को समझने से पहले एक एग्जाम्पल ऊष्माशोषी का और समझ लेते हैं। यानी ऊष्माशोषी यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखो यहाँ पर आपका CH4 ये हमारा मेथेन है, ये हमारा मेथेन है। ठीक है, तो जब हमारा मेथेन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, मेथेन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, तो हमारा CO2, सबसे पहले तो हमारा CO2 बाहर निकलता है, हमारा जल बाहर निकलता है, और इसी के साथ साथ हमारी ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसी वजह से हम लोग इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चंस आपके पेपर में दहन अभिक्रिया करके पूछ लिया जाता है। प्रश्न आता है आपके पेपर में कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप लोग टिप्पणी के तहत समझाइए। तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, और आपको एक चीज़ और लिख देनी है कि जब मेथेन का दहन कराते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को ही दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। अब देखिए ऊष्माक्षेपी में आपको लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसमें ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कराने के लिए, अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कार्बन ने जल के साथ क्रिया की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सी हमने ऊष्मा दे दी तो ये हमारी क्रिया संपूर्ण हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बन जाती है और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है। तो इस उदाहरण को भी नोट कर लेना साथ ही साथ भैया, और इस जो भी हमारी ये परिभाषाएं दे रखी हैं इनको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, तो देखिए सोडियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऐसे तो करेगा नहीं, जब हम ऊष्मा देते हैं तो क्रिया होती है, तो यहाँ पर हमारा NO प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होने वाला है इस क्लास का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपके हर बार पेपर में आते हैं, और इसी वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ जो 2000 आने वाले पेपर में आपके पूछे जाते हैं। और ये 2026 के पेपर में आपके क्वेश्चंस 101% भाई आने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना भैया। क्वेश्चन हमारा रहने वाला है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइएगा। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों के कह लो पॉइंट हैं, कुछ यहाँ पर हमारी हेडिंग है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि संचारण, इसको तैयार कर लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। संचारण हर साल पेपर में आता है कि संचारण से आप क्या समझते हो। तो इसमें लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन या फिर नमी या फिर अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति को खो देता है, यह अभिक्रिया ही संचारण कहलाती है। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लोहा की, लोहा का मतलब होता है Fe, ये हमारा लोहा है। ठीक है, अब लोहा क्या होता है कि ये जैसे ही भाई साहब आप लोगों के जल के संपर्क में आता है, जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है तो ये अपनी मूल स्थिति खो देता है और इसमें लग जाती है जंग। इसमें क्या लग जाती है? जंग। तो लोहा जो होता है वो जंग के साथ मिलकर क्या बन जाता है? एक नया रूप ले लेता है। लोहा और जंग आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं, तो ये एक नई चीज़ हमको मिल जाती है। जो लोहे में जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं संचारण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा Fe धातु है, यानी लोहा हमारी ये धातु है।
इसमें क्या होता है कि इसमें भाई साहब ऑक्सीजन जो होती है पहले से ही आपकी उपलब्ध होती है, ऑक्सीजन मतलब कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है नॉर्मल ऑक्सीजन, लेकिन हमारी यहाँ पर कुछ जल की मात्रा, यहाँ पर कुछ जल की मात्रा जैसे मैंने अभी बताया ना कि नमी होती है और कभी कभी आर्द्रता होती है, तो ऐसी जगह पर यदि हम लंबे समय तक लोहे की कोई भी वस्तु को डाल देते हैं बाहर, तो नमी या फिर आर्द्रता से अभिक्रिया कर लेती है और एक नई चीज़ बना लेती है जो कि हमारी होती है Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट होगा कि भैया यहाँ पर X क्यों लगा हुआ है। तो देखिए X यहाँ पर इस वजह से लगा हुआ है कि क्योंकि जो जल हमें बाहर से मिलेगा, जो जल लोहे में जिससे क्रिया होगी, जिस भी जल से लोहे की क्रिया होगी, वो जल आपका कुछ भी नियंत्रित नहीं होगा। ठीक है, वो जल हमारा नियंत्रित नहीं होगा, उसके अणुओं की संख्या हमको पता नहीं होगी, इसी वजह से यहाँ पर X लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से जो ये आपका एग्जाम्पल है संक्षारण अभिक्रिया का, इसको नोट कर लेना है और आपकी जो भी डेफिनेशन मैंने संक्षारण की बताई थी उसको नोट कर लेना भाई। इसके बाद अगला जो आपको हेडिंग नोट करनी है वो है विकृत गंधिता। अगली आपको हेडिंग नोट करनी है विकृत गंधिता, और इसमें आपको लिखना है कि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, ठीक है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे अधिक समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, आपने कोई भी खाना बनाया, यदि आप उस खाने को लंबे समय तक, यदि आप उस खाने को लंबे समय तक कह सकते हो ऐसे ही खुला छोड़ दोगे या फिर थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ दोगे, तो उसमें स्वाद थोड़ा दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसमें गंध आने लगती है। तो उस खाने में बदल जाने पर जो उसमें गंध आने लगती है ना, उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चंस आया है, विकृत गंधिता संक्षारण हर साल क्वेश्चंस आता है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हर स्टूडेंट तैयार करिएगा और इसके नोट्स जरूर तैयार करिएगा। और मैं फिर से एक बार और कहूँगा आपसे, यदि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की ई बुक परचेस करनी है, हर एक सब्जेक्ट की अगर आपको ई बुक लेनी है, और हर एक सब्जेक्ट की ई बुक मतलब कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यानी जिस भी विषय की आपको ई बुक परचेस करनी है। अब देखिए ई बुक में होगा क्या, तो ई बुक जो हमने डिज़ाइन की है, जो हमने ई बुक डिज़ाइन की है, इस ई बुक में हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, हमने हर वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हुए हैं, हर वो तरीके से इधर उधर से ढूंढ करके सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की हैं इस ई बुक के अंदर। अगर आप कोई कोर्स परचेस करते हो तो उसका प्राइस होता है 500 रुपये, 600 रुपये, लेकिन हमने जो ई बुक आपके लिए तैयार की है इसका प्राइस है मात्र 15 रुपये, मात्र 15 रुपये हर एक सब्जेक्ट की ई बुक का प्राइस है। तो जिस भी स्टूडेंट को ई बुक परचेस करना है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, और आप लोग जिसको भी ई बुक लेना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। ठीक है, फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया लिखिए। यानी जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसकी आप लोग जल से अभिक्रिया कराइएगा और बताइएगा इसके 2 मुख्य उपयोग। प्रश्न हमारा कितने बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है भाई, 2022 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है और 25 में आया है। अब देखिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं तो सबसे पहले देखिए आपको इस क्वेश्चन में जानना पड़ेगा भाई कि हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीओपी। इसको क्या बोलते हैं, पीओपी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं। वैसे ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, अब देखो इसके अगर सूत्र की बात करता हूँ, तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बनाया जाता है जिप्सम से, जब हम जिप्सम को कह लो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखेंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाकर आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है तो कठोर पदार्थ में बदल जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के पुनः जल योजन से जिप्सम बनाने का कारण होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया डायरेक्ट दिखा दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया लिखिए, तो हमने बता दिया। हालांकि हमने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है वो बताया कि जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया होती तो क्या होता है, तो वो चीज़ मैंने बताई। अब देखिए, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है जब इसकी जल से अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने जल लिए हैं, यहाँ पर जो हमने जल के अणु लिए हैं, यहाँ पर जो ये हमारे जल के अणु हैं ये 3/2 हैं। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो 3/2 यानी जल के अणु हमने लिए हैं, जिसकी क्रिया मैंने CaSO4, ठीक है, CaSO4.12H2O से कराई है। तो जब इन दोनों की क्रिया आपस में होती है तो देखिए CaSO4.2H2O मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम, ठीक, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। तो वही चीज़ अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा जो बनता है वो हमारा जिप्सम बनता है। इस बार हमने चीज़ों को उल्टा कर दिया, यानी जिप्सम की क्रिया जल से करा दी है तो हमें जिप्सम प्राप्त हो रहा है। यहीं अगर हम जिप्सम को सीधा गर्म करने लग जाए 373 केल्विन पर तो हमें प्राप्त होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके साथ में जल भी निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारी रिवर्स करके पूछ दी गई है और ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 2 उपयोगों की, तो सबसे पहला उपयोग आपको ये लिखना है, ठीक है। दूसरा उपयोग आपको ये लिखना है। पहले उपयोग में हमारा दे रखा है कि यह टूटी हुई हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें खिलौने और स्टैचू, सजावट के सामान, ज्वेलरी तथा कॉस्मेटिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेने हैं भाई, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां सारे स्टूडेंट नोट करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक बार वो ये कमेंट करेंगे कि आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई जाए क्या। आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की यदि प्लेलिस्ट बनाई जाए तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की। फिलहाल क्वेश्चंस की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां, यानी जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको बनाने की जो हमारी 2 विधियां होती हैं उसका आपको रासायनिक समीकरण सहित एकदम अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को बनाने का पहला तरीका। सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे हम सोडियम कार्बोनेट को। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट जो कि हमारा होता है NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करता हूँ तो वो होता है Na2CO3। यदि मैं बात करता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट की तो वो होता है NaHCO3। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो जब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित कराने पर होता है। तो पहला जो तरीका है वो क्या तरीका है भाई? पहला तरीका हमारा है कि जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की किस क्रिया करा देते हैं, किससे? सोडियम कार्बोनेट से, और हमको प्राप्त हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है भैया कि हम लोग NaCl को NaCl की क्रिया जब जल कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 से कराते हैं तो हमारा NaCO3 प्राप्त होता है, जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और इसी के साथ हमारा NH4Cl भी निकलता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम 2 तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, जिसको हम लोग धावन सोडा यानी बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कह लो या फिर हाइड्रोजन कह लो, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चंस नंबर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लेना, और ये आपकी रही इसका एग्जाम्पल यानी इसकी अभिक्रिया यानी रिएक्शन। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन के यहाँ पर कह रहा है और बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न हमारा पूछा गया। देखिए क्वेश्चन हमारा कि परमाणु क्रमांक 17। देखिए जो परमाणु क्रमांक 17 होता है वो हमारा होता है Cl का। किसका? Cl का। तो परमाणु क्रमांक जो हमारा 17 होता है Cl का होता है। कह रहा है कि इस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए और कारण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका देखिए 2026 में 100% आने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस 2026 में 100% आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप नोट करना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा तत्व होता है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में लिखना और आप लिखना ये जो हमारा तत्व होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 होता है। क्यों होता है? देखिए होता है क्या कि पहले आवर्त में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे आवर्त में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे आवर्त में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते रहते हैं। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, बचे हुए लास्ट आवर्त में 7 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाते हैं। इसी वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7 होता है। अब आगे आपको लिखना है कि इसमें 3 कोष उपस्थित होते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। ठीक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। ठीक है, इसमें हमारे 3 कोष उपस्थित होते हैं तथा अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसीलिए इसको हम लोग इस आवर्त को यानी ये जो हमारा तत्व होता है इसको आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का सदस्य कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा समाप्त हो रहा है तीसरे आवर्त में समाप्त हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय आवर्त का सदस्य। ठीक है, तथा ये वर्ग जो होता है ये 7A में स्थित होता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लेना है। उम्मीद करते भैया हर एक को ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त 1 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, डबल बार क्वेश्चन नंबर 5 लिख गया है तो कोई टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है कि मोज़ले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद में यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक ना हो करके परमाणु भार होता है और इस आधार पर उसने एक नया नियम दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो ये आपका 2.5 लाइन था ये आपका नियम है, ये आपका नियम है। और स्टार्टिंग में जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक चीज़ें बताई गई वो आपको इस नियम से रिलेटेड चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो होपफुली ये पूरा क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे और यहाँ से लगा करके इस नियम के अनुसार से लगा करके यहाँ तक कि ये पूरा आपका नियम था। ठीक है, चलिए भाई आगे के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो आगे की चलिए क्वेश्चंस अब मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा 6 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी दीजिए और उदाहरण सहित इसको समझाइए। देखिए अगर आपने यह क्वेश्चन तैयार कर लिया ना तो 101% मेरी गारंटी है कि आपके 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर में सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है भैया दहन अभिक्रिया। देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस की थी दहन अभिक्रिया और वही पूछ दी गई। दूसरी है साबुनीकरण अभिक्रिया और तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हर एक को समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे दहन अभिक्रिया और इसके अंदर आप लिखना प्रारंभ करोगे कि कार्बन की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया की दहन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया या फिर दहन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ यानी इसके रिएक्शन की बात करता हूँ तो देखिए रिएक्शन में आपका जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसके साथ साथ ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलता है। बस यही 3 चीज़ें जो होती हैं दर्शाती हैं कि भैया दहन अभिक्रिया हो रही है।
ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया साबुनीकरण अभिक्रिया की। तो देखिए साबुनीकरण में आपको लिखना है कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल, जो वसा अम्लों के ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए ग्लिसरॉल को लिखने का तरीका समझिए। CH2OCO C17H35। ठीक है, एक तो इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद भैया 3 इस तरीके से कॉलम लगा दीजिए। 3 कॉलम में देखिए तीनों कॉलम में कार्बन समान रहेंगे, लेकिन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो बदल जाएंगे। इसमें आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, पर नीचे वाले में 1 हाइड्रोजन रहेगा। ऊपर वाले में डबल हाइड्रोजन कार्बन 1, नीचे वाले में डबल हाइड्रोजन कार्बन 1 और बीच वाले में 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन। बनाना सीख लेना है। इसके बाद ये सारी चीज़ आपको बराबर कर देनी, OCO C17H35 और इसमें भी वही चीज़ लिख देनी है। ठीक है, C17H35। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है भाई। ठीक है, अब देखिए जब ग्लिसरॉल अम्ल के, ठीक है, जब ग्लिसरॉल अम्लों के, जब वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, ये हमारा ग्लिसरॉल एस्टर है, देखो ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल एस्टर है। ठीक है, जब इसकी क्रिया जलीय सोडियम तथा पोटेशियम से कराते हैं या फिर इसको गर्म करने पर गर्म कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है, साबुन में परिवर्तित हो जाता है या फिर हमें साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जब हम लोग इस एस्टर की क्रिया सोडियम या पोटेशियम के किससे गर्म करते हैं, सोडियम या पोटेशियम के साथ गर्म करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है साबुन। और साबुन का फार्मूला यहाँ पर होता है ये C17H35 COONA, ये हमारा साबुन का फार्मूला होता है। ठीक है, साबुन बनता है, साथ में हमारा ग्लिसरीन भी निकलता है, तो ये हमारा ग्लिसरीन का फार्मूला होता है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लेना और इस साबुनीकरण अभिक्रिया को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यदि मैं आगे बात करता हूं तो आगे आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखनी है और इस पर आपको टिप्पणी तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करने वाले पदार्थ अभिक्रिया के ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो K2Cr2O7, ये जो हमारा K2Cr2O7 दे रखा है या फिर ये हमारा KMnO4 दे रखा है, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे ऑक्सीकारक होते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन का जुड़ना या घटना क्या होता है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया को संभव बनाते हैं उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसको नोट कर लेना, इस डेफिनेशन को, और इस एग्जाम्पल यानी इस रिएक्शन को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कितनी बार पेपर में आया हुआ है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 100% आएगा ये क्वेश्चन। चलिए नोट करोगे क्वेश्चंस कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, कि हमारा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है। तो यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करोगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन की योग अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि हम लोग और ज़्यादा हाइड्रोजन यानी और ज़्यादा हाइड्रोजन को जोड़ देंगे ना तो यह अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया निकिल होगा, यानी ये हमारी Ni, निकिल यानी Ni और पोटेशियम यानी K के उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। इसके बाद उदाहरण के रूप में आपको लिख लेना है कि जब वनस्पति तेलों में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को उच्च ताप पर प्रवाहित किया जाता है तब वनस्पति घी बनता है। यह अभिक्रिया तेलों की कठोरी का कारण कहलाती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजनीकरण क्या होता है मैंने आपको डिस्कस कराया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में जरूर आया होगा। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। एक चीज और, अभी जो आप लोगों ने हाइड्रोजनीकरण मैंने डिस्कस कराया, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण
ठीक है। यदि हाइड्रोजनीकरण में अगर आपको पेपर में इसकी रिएक्शन आती तो ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लेना। देखो होता क्या है कि जब हमारा जो वनस्पति तेल होता है, जो हमारा वनस्पति तेल होता है, जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं निकिल की या फिर निकिल की उस उपस्थिति में, तो वनस्पति घी मिलता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर कार्बन कार्बन दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो जब इस CH4 की, जब इस C2H4 की क्रिया हम लोग करा रहे हैं ना, तो हमारा जब हाइड्रोजन की क्रिया होती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पर हमारा ये प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं C2H6। ये हमारे हाइड्रोजनीकरण को दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यानी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, इसी वजह से इसको हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऊपर आपने एक प्राकृतिक एग्जाम्पल देखा, नीचे आपने एक रासायनिक एग्जाम्पल देखा, दोनों ही एग्जाम्पल नोट कर लीजिए भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 8 नंबर होने वाला है, क्रियात्मक समूह। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है, चलिए बात करते हैं, और किन्हीं 4 क्रियात्मक समूहों के सूत्र भी आपको लिखने हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखोगे हेडिंग लगा करके कि परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताते हैं तथा उसके गुणधर्म को सुनिश्चित करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं अब देखिए, हाँ, इसको हम लोग प्रक्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में क्रियात्मक समूह की जगह पर प्रक्रियात्मक समूह आ जाता है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर को एकदम अच्छे से आपको लिख के आना है, यही वाला आंसर, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं इसके आंसर में, तो 4 आपको इसके नाम लिखने हैं सूत्र के, क्रियात्मक समूह के 4 सूत्रों के नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला आपका एल्कोहलिक समूह हो गया, दूसरा आपका एल्डिहाइड समूह हो गया, तीसरा आपका कीटोन समूह हो गया, और चौथा आप लोगों का यहाँ पर कार्बोऑक्सिलिक समूह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हमारे हो जाते हैं क्रियात्मक समूह के, कह सकते हो, रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको 9 नोट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपको नोट करना है कि सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिएगा और इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिएगा। तो यदि मैं सजातीय श्रेणी की बात करता हूं, तो सजातीय श्रेणी में आपको क्या लिखना है कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, यानी जब किसी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी हो जिसमें उनका सामान्य सूत्र यानी सामान्य अणुसूत्र बराबर हो और क्रियात्मक समूह समान हो, तथा इन्हें अणुभार के अनुभार, जो हमारा अणुभार होता है, ये हम बढ़ाते जाएं, यानी लगभग हर एक क्रियात्मक समूह में, यानी हर एक कार्बनिक यौगिकों में 14 का क्रियात्मक समूह का अंतर करते जाएं, तो ऐसे करके हमको क्या होता है कि एक श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि एक श्रेणी प्राप्त होती है, निर्माण होता है, उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH4 C2H6 लिख लेना और इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 10 हमारा है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो। और हर एक क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भाई। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। ये देखो कितनी बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आखिर क्या होता है। यदि मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं भैया कि भैया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग? सिंगल बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग? सिंगल बॉन्डिंग होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं। और जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें लिखोगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा या फिर कह लो 4 हाइड्रोजन के द्वारा आबंधित होते हैं, वह अन्य कार्बन अथवा हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये देख लो, ठीक है, यहाँ पर हर एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है और इसका जो रासायनिक नाम होता है एथेन होता है। रासायनिक सूत्र इसका होता है ये और इसका स्ट्रक्चर होता है ये, रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं असंतृप्त की, ठीक है।
तो यहाँ पर भैया असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक या फिर द्वि पाई आबंध पाया जाता है। ठीक है, एक या फिर द्वि पाई आबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्वि या त्रि, दो या फिर तीन कर लो, ठीक है, दो या तीन पाई आबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखो एथीन दे रखा है जिसमें हमारा डबल कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा देखो डबल कार्बन यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये हमारा ब्यूटीन है और ये हमारा एथीन है। दोनों के स्ट्रक्चर को नोट कर लो और पेपर में जब ये क्वेश्चंस आएगा तो इसमें ये वाला आपको एग्जाम्पल के तहत आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर और उनके रासायनिक सूत्र लिख देने, रासायनिक नाम के सहित, और आपको ये डिफिनीशन लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए विज्ञान के यानी क्लास 10 साइंस विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपको 2026 के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना भाई सभी विद्यार्थी। और एक चीज़ और कहूँगा, जिनको भी ई बुक परचेज करनी है, बहुत ही कम अमाउंट अभी चल रहा है, ऑफर चल रहा है, क्योंकि अभी नई ई बुक हमने तैयार की हुई है। तो जिस भी स्टूडेंट को ई बुक परचेज करनी है हर एक सब्जेक्ट की, चाहते हो कि हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हों और मिनिमम अमाउंट में, इतने कम अमाउंट में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, मात्र 15 रुपये पे करके आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग ई बुक दी जाएगी। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट की ई बुक का प्राइस 15 रुपये रहने वाला है। तो एक बार अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट बेहतर क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।